Hello and welcome to my YouTube channel Physics by Munish Sharma. My name is Munish Sharma. I am lecturer in Physics, Department of Higher Education, Government of HP. In today's lecture, our first topic will be radioactivity. Then we will deal with law of radioactive decay and our last topic will be alpha decay and gamma decay. तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स अभी शुरू करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक वो है रेडियो एक्टिविटी। तो बच्चों एक साइंटिस्ट जिनका नाम था एंटोनियो हेनरी बेक्वेरेल 1896 में उन्होंने ये एक्सीडेंटली फिनोमिना डिस्कवर किया था। वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसमें फोटोग्राफिक प्लेट इन्वॉल्व थी। तो फोटोग्राफिक प्लेट को जब डेवलप किया गया तो उस पर ब्लैकनिंग जैसा यानी ब्लैक जैसे निशान दिखे। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ रेडिएशंस हैं जो कि किसी सब्सटेंस से निकल रही हैं और इसको नाम दिया गया रेडियो एक्टिविटी। तो अब रेडियो एक्टिविटी का सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी या हाउ वी विल डिफाइन रेडियो एक्टिविटी। So student, this is definition of radioactivity. The phenomena of spontaneous emission of radiation by heavy elements is called radioactivity. बट यहाँ पे spontaneous word का मतलब है अपने आप होने वाला एंड heavy elements से हमारा मतलब है the elements having higher mass number। जैसे हमने पढ़ा था कि they are bit unstable। अब जो ऐसे एलिमेंट्स जो कि ये फिनोमिना रेडियो एक्टिविटी का दिखाते हैं ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब ये रेडियो एक्टिविटी जो है ये जो रेडियो एक्टिव डीके है इट इज ऑफ 3 टाइप्स। दिस रेडियो एक्टिव डीके इज ऑफ 3 टाइप्स। नाउ लेट्स स्टडी वन बाय वन दिस डीकेस। In the first type of decay, it is alpha decay. Alpha decay basically, it is a release of helium nucleus. Helium nucleus जिसमें कि atomic number 2 है and mass number is 4. Now next decay is beta decay. Beta decay का मतलब है one electron is released by or emitted by the radioactive element. The third type of decay is gamma decay in which high energy photons are emitted by the radioactive element. यानी radioactive element जो है high energy photon को रिलीज करता है। और ये रहे हमारे 3 किस्म का radioactive decay। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं law of radioactive decay। Now we will study law of radioactive decay। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन इसका ऐसे आप पूछते हैं आमतौर पे कि स्टेट लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके। तो ये 5 लॉ स्टडी करते हैं अब हम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके इज रेडियोएक्टिव डीके इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। तो ये जो रेडियोएक्टिव डीके है ये अपने आप होने वाला प्रोसेस है जैसे रेडियोएक्टिविटी की डेफिनेशन में बताया था हमने। और ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटसेट्रा पर डिपेंड नहीं करता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड लॉ। तो एट ए टाइम अ न्यूक्लियस विल एमिट one alpha particle or one beta particle. Both alpha and beta particles are not emitted simultaneously and gamma emission follows the emission of alpha or beta particle. तो बच्चों इसका मतलब ये है कि एक टाइम पे या तो अल्फा पार्टिकल एमिशन होगा या बीटा पार्टिकल का एमिशन होगा, दोनों का एक साथ एमिशन नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। और जब भी कभी कोई रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल को रिलीज करता है या एमिट करता है उसके बाद रेडिएशन निकलता है उसमें से गामा रेज। नाउ वी विल टॉक अबाउट
Third law, when a radioactive element decays by emitting an alpha particle, the position of daughter element is down by 2 places in the periodic table. तो इसको भी समझ लेते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में जब भी अल्फा पार्टिकल डिके होता है ना, अल्फा पार्टिकल का क्या मतलब क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस, तो जिसका एटॉमिक नंबर है 2 एंड मास नंबर है 4। तो जब भी उसमें से किसी न्यूक्लियस में से एक अल्फा पार्टिकल कम हो जाएगा तो उसका जो पोजीशन है, तो नेचुरल उसका पोजीशन जो है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है ना पीरियोडिक टेबल पे। तो उसमें से 2 माइनस हो गया क्योंकि एक पार्टिकल निकल गया ना, 2 एटॉमिक नंबर कम हो गया, तो उसका जो पोजीशन है वो 2 पॉइंट्स डाउन चला जाएगा, 2 प्लेसेस डाउन चला जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू फोर्थ लॉ, when a radioactive element decays by emitting beta particle, the position of daughter element is raised by 1 place in the periodic table. This means that जब भी कोई radioactive element में बीटा पार्टिकल डिके होता है या बीटा पार्टिकल वो रिलीज करता है, तो जो डॉटर एलिमेंट है, डॉटर एलिमेंट का पता है यहाँ पे मतलब है जो नया एलिमेंट बन रहा है आफ्टर रेडियोएक्टिव डिके। तो जो वो डॉटर एलिमेंट है वो एक प्लेस उसका बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जब मास नंबर एटॉमिक नंबर लिखते हैं ना, तो आप उसको लिखते हैं मास नंबर 0 एंड एटॉमिक नंबर -1। इसीलिए जब आप उस इक्वेशन में लिखते हैं ना, तो उससे उससे जो एटॉमिक नंबर जो है डॉटर एलिमेंट का वो +1 होता है। तो इसीलिए उसका पीरियोडिक टेबल में 1 प्लेस से पोजीशन बढ़ जाता है। Now law number 5, when a radioactive element decays by emitting a gamma rays, its position remains same in the periodic table। यानी गामा रे एमिशन के टाइम जो एलिमेंट का या डॉटर न्यूक्लियाई का पोजीशन है वो सेम रहता है, या उस एलिमेंट का वो पोजीशन सेम रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। असल में जो गामा रेज है उससे कुछ एनर्जी ही रिलीज होती है, कोई पार्टिकल रिलीज नहीं होता। Now student, we will derive the mathematical form of decay law. To do that, यहाँ पे हम एक रेडियोएक्टिव सैंपल कंसिडर करते हैं। सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हैं या डिसइंटीग्रेटेड एटम हैं, कितने हैं? एन नॉट। और एट टी इज इक्वल टू 0 इनिशियली, इसको इस ऐसा बोल देते हैं ना, टी इज इक्वल टू 0 यानी इनिशियली। और आफ्टर टाइम टी, क्योंकि ये सैंपल में से अब रेडियोएक्टिव सैंपल है तो एटम डिके होना शुरू हो जाएंगे, और जो अनडिकेड बचे हैं आफ्टर टाइम टी, स्मॉल टी, दैट इज कैपिटल एन। अब इसमें ये मान के चल रहे हैं कि डी टी टाइम में जो एटम डिसइंटीग्रेट होने का रेट है वो है डीएन। तो यहां से हम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो यहां पे हम लिख देते हैं इसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। It is capital R. Now rate of disintegration, it is dn divided by dt। क्योंकि बेटा नंबर ऑफ एटम्स कम हो रहे हैं ना, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, तो जो एटम अनडिकेड है वो कम हो रहे हैं, तो इसलिए साइन आ गया यहां पे नेगेटिव। अब डिके लॉ जो हमें ये बताता है कि किसी भी सैंपल में, तो अकॉर्डिंग टू डिके लॉ,
कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है अनडिकेड एटम में, यानी R इज प्रोपोर्शनल टू N। अब R का वैल्यू तो हमें अभी लिखा है ना, अभी इट इज माइनस dN अपॉन dt, इट इज प्रोपोर्शनल टू N। और इसको हमने इक्वेशन में बदलना है, तो ये dN अपॉन dt इज इक्वल टू लैम्डा इनटू N। यहां पे ये जो लैम्डा आ गया ये है डीके कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोलते हैं, नाम है इसका डीके कांस्टेंट। आई होप यहां तक पता लग गया। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करने के लिए हमें करना बेसिकली इसको इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ना ई एन वाली टर्म इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो ये डी एन अपॉन एन, तो दूसरी तरफ बच जाएगा लैम्डा इंटू डी टी, और ये माइनस साइन को भी सपोज दूसरी तरफ ले गए, या ऐसा भी बोल सकते हैं मल्टीप्लाइड कर दिया दोनों तरफ। तो ये हो गया एक पॉजिटिव, और राइट हैंड साइड जो हमारा वो बन गया नेगेटिव। तो ये तो गया अब इक्वेशन ऊपर, और हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। अब इसमें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब इंटीग्रेशन कर दिया तो ये बन गया ये इंटीग्रेशन का सिंबल, और ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। और इसी तरीके से जो राइट हैंड साइड है वो है माइनस लेम्डा इंटू डी टी। और ये सॉल्व कर दिया तो बच्चों दो फार्मूले यहां पे यूज होंगे, साथ में ही हम बता देते हैं उसको। तो सबसे पहला है 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो वो होता है बेटा log टू द बेस e वैल्यू x। और इस तरीके से दूसरा फार्मूला जो है वहां पे बेटा 1 का इंटीग्रेशन जैसे dt से कर रहे हैं तो t, dx का कर रहे हैं तो x, dy का कर रहे हैं तो y। तो यहां पे बच्चे बन गया ये log टू द बेस e ऑफ n, इट इज इक्वल टू माइनस लेम्डा, ये कांस्टेंट है ना माइनस और लेम्डा, तो dt का इंटीग्रेशन जो है यानी 1 का इंटीग्रेशन बन गया t प्लस k इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब कभी भी बेटा k का वैल्यू निकालना है तो उसको बोलते हैं हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूं, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इनिशियल कंडीशन का मतलब है एट t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0, ये जो नंबर ऑफ एटम अनडिकेट थे वो थे n नॉट। अब ये n नॉट जो एटम है ये वैल्यू हमने डाल देते हैं इक्वेशन 1 में। सो देयरफॉर ये बन गया हमारा log टू द बेस e, n की जगह आ गया n नॉट, और ये t का वैल्यू 0 डालने पे ये फर्स्ट टर्म तो बन गया 0, तो ये वैल्यू रह गया k का। तो k का वैल्यू है ये। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, यहां पे बन जाती है हमारी इक्वेशन, ये वैल्यू डाल देते हैं ना अब इसमें, तो लिख दिया हमने इसका वैल्यू माइनस लेम्डा टी, और k का वैल्यू जो अभी अभी हमने निकाला है वो है log टू द बेस e ऑफ n नॉट। बेटा ये डेरिवेशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये आना ही चाहिए आपको, और बहुत सिंपल भी है, थोड़ा सा भी ध्यान से कर लेंगे तो बड़े आराम से कर लेंगे, आप इसको बहुत आराम से सीख जाएंगे। अब इसको थोड़ा फिर रीअरेंज करते हैं, तो इसमें हम ये टर्म्स इकट्ठा कर लेते हैं, इस टर्म को ना राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो जरा बहुत ही मामूली सी बात है ये कि ये वैल्यू जो है ना साइन इसका ऑपोजिट हो जाता है, ये माइनस का बन गया प्लस का, तो ये है माइनस लेम्डा टी। अब एक और रूल अप्लाई करना है हमें, लॉग का जब दो टर्म लॉग की है ना माइनस करके लिखी हो तो उनको डिवाइड करके लिख देते हैं कंबाइन करके, है ना। तो ये log n अपॉन n नॉट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब log की दो टर्म माइनस करके लिखी है तो उनको कंबाइन करके हम डिवाइड करके लिख सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में किया है हमने, और इट इज इक्वल टू माइनस लेम्डा टी। और उसके अलावा एक और हम तरीका यूज करेंगे, जैसे आप इसको log को हटाना है तो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेना पड़ेगा दोनों तरफ, तो ये log कैंसिल हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन e। तो यहां पे
लिख देते हैं हम चाहे, या डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं इसका हम, कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया ना, तो ये लॉग तो हट गया उससे, और दूसरी तरफ आ गया दूसरी तरफ आ गया, क्या आ गया, ई, क्योंकि यहाँ पे तो लॉग था नहीं ना, यहाँ पे भी लॉग होता तो वो भी हट जाता, क्योंकि यहाँ पे था नहीं ना, तो इसलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर लिखना पड़ा इस टर्म को हमें, ई को बोलते हैं ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये बन गया हमारे पास इक्वेशन यहां से डीके लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए। ये है हमारा डीके इक्वेशन, n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लेमडा टी। तो ये डीके लॉ के साथ ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आमतौर पे ना ये कंबाइन फॉर्म में लिखा जाता है, क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जब आता है तो उसमें ये पूछा जाता है कि आप ये डीके लॉ बनाएं, और साथ में हम ये पूछा जाता है डीके लॉ को स्टेटमेंट, और ये साथ में डेरिवेशन। तो यहाँ पे इसको वैल्यू को डिटरमिन करना है हमने, तो उसके लिए वैल्यू लेते हैं when t is equal to 1 अपॉन लेमडा, सपोज ऐसी सिचुएशन है टाइम 1 अपॉन लेमडा के बराबर है, तो therefore ये जो हमारा इक्वेशन है वो बन जाता है एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लेमडा, और t की जगह आ गया 1 बाय लेमडा। तो ये बन गया इक्वेशन सॉल्व करते हुए, ई रेस टू पावर लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा, ई पावर -1, और जैसा कि आपको पता है अगर पावर -1 है ना उसको हटाना है तो उसको डिवाइडेड बाय ई करके आ जाएगा। और बच्चे जहां तक ई का वैल्यू का सवाल है, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट तो जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत याद होगा, जो मेडिकल के स्टूडेंट भी है ना उसके लिए बता दूं, ये ई का वैल्यू जो होता है वो होता है 2.718, और इसको डिवाइड करें ना 1 को 2.718 से, तो ये वैल्यू बनता है 0.368, एन नॉट तो वैसे ही है साथ में। अब इसको परसेंटेज फॉर्म में लिखना तो आप इसको लिख सकते हो 36.8%। परसेंटेज फॉर्म का मतलब होता है किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर परसेंटेज बन जाता है, तो वैसे यहां पे बन गया 100 से मल्टीप्लाई करने पे 36.8% एन नॉट। तो ये जो वैल्यू पता लग रहा है हमें कि n जो है वो 36.8% है इस टाइम पे n नॉट का, और यहां से बन जाती है डेफिनेशन डीके कांस्टेंट की। क्या बन जाती है कि पहले उसको एक सिंपल शब्दों में बोलें तो t 1 बाय लेमडा है ना, तो लेमडा किसके बराबर होगा 1 बाय टी, अगर t 1 बाय लेमडा है तो लेमडा 1 बाय टी के बराबर, तो लेमडा वो टाइम का इनवर्स है। चलो डेफिनेशन लिख ही लेते हैं हम इसको, तो लैम्डा वो इनवर्स है टाइम का कि जिस टाइम में जो नंबर ऑफ एटम है वो ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम का कितना रह जाते हैं 36.8%, यानी जो डीके हो गया एटम उतने पीरियड में वो 36.8% रह जाएंगे जितने ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम थे। तो अब इसको डेफिनेशन की फॉर्म में भी लिख लेते हैं, तो ये इसका डेफिनेशन बन जाएगा। सो डेफिनेशन ये बनता है इसके, decay constant is reciprocal of time during which the number of nuclei in the radioactive sample reduces to 36.8% of original number of nuclei in it। तो ये तो हो गया हमारे पास रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट। सो अब बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की। तो ये वो टाइम है जिसमें जो हाफ ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं किसी सैंपल के, रेडियो एक्टिव सैंपल के, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। द टाइम ड्यूरिंग विच द हाफ ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड, और इसको T1/2 T हाफ से डिनोट किया जाता है। अब इसके लिए हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, सो वी विल ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इट। तो यहां पे लिख देते हैं एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। तो हम इसमें डिसइंटीग्रेशन फार्मूला से शुरू करेंगे। तो वी नो दैट
तो हम डिसइंटीग्रेशन फार्मूला लिख लेते हैं, डीके फार्मूला n इज इक्वल टू n नॉट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी। अभी हमने इसको डराइव किया है, और यहां पे हम टाइम जो है हमारे पास ये जो फार्मूले में आ रहा है हाफ लाइफ पीरियड है, इससे डिनोट करते हैं इसको टी 1/2 से, तो इसको हाफ लाइफ पीरियड भी बोल रहे हैं हम। अब यहां पे ये वैल्यू ना, तो नंबर ऑफ एटम जो है n वो कितना है इस टाइम में, आधे हो रह गए ओरिजिनल एटम के, n/2 है। तो ये इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, n की जगह आ जाएगा n0/2 n0। ये तब आया ना क्योंकि हमने जो टाइम लिया उसको t1/2 लिखा है, इसलिए ये n0 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बच गया 1/2 ई रेज टू पावर माइनस लेमडा t1/2। आगे फिर इसको सॉल्व करते हैं हम, तो इसके लिए थोड़ा इसको हम पहुंचा देते हैं ऊपर यहां तक। अच्छा, अब इसमें अगर आपने e को आप इस तरफ ले आएंगे ना, तो 1/e बन जाएगा 1/e रेज टू पावर माइनस लेमडा इंटू टी हाफ, और 1/2 का 2 उस तरफ ले गए तो ये बन गया। और ये पावर ऊपर ले जाना हो तो ये प्लस हो जाएगा ना, इसलिए मैंने इसका एक स्टेप बढ़ा दिया, उसको डायरेक्टली वैसे लिख सकते थे आप। तो ये लेमडा टी हाफ जैसा भी है आपको पता लगना चाहिए जरूर, वो बहुत जरूरी है। अब यहां पे अगेन बेटा, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हटाना हो तो लॉग लेंगे, जब लॉग हटाना तो हमने एक्सपोनेंशियल लिया था, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं आम भाषा में इसको बोले तो टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट, तो यहां पे बन गया लॉग लिया ना, ई का लॉग लिया तो वो तो बन गया कैंसिल हो गया, उसकी जगह बच गया आपके पास जो उसका पावर है लेमडा टी 1/2, और दूसरी तरफ लॉग टू द बेस ई ऑफ 2। अब यहां पे अगेन इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो टी 1/2 का एक्सप्रेशन आ गया लॉग टू द बेस ई 2 डिवाइडेड बाय लेमडा। अब यहां पे बेटा इसका बेस चेंज 10 करना हो तो इसको हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वो नंबर क्या है 2.303, तो लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लेमडा। अब साथ में हम इस लॉग 2 का वैल्यू भी डाल देते हैं, अब बेस 10 हो गया तो इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं जो कि है 0.3010 डिवाइडेड बाय लेमडा। अगेन मैं इसको थोड़ा इक्वेशन को ऊपर कर देता हूं। अब यहां पे हम लिख सकते हैं t1/2 इट इज इक्वल टू, इसको बेटा मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नंबर बन के आता है 0.6931 डिवाइडेड बाय लेमडा। तो बच्चों ये है हाफ लाइफ पीरियड के लिए एक्सप्रेशन। तो आई होप आपको ये बिल्कुल पता लग गया है। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। Now we will talk about the unit of radioactivity. So unit, तो इसका जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट इज becquerel. The activity of given sample is 1 becquerel if it has 1 decay per second.
अब 1 becquerel जो है इसका सिंबल होता है BQ, तो 1 BQ इज इक्वल टू 1 डीके पर सेकेंड। बट नॉर्मली जो यूनिट यूज होता है ये बहुत ही सिंपल यूनिट है, क्यूरी यूनिट होता है। और उसका बेक्यूरल के साथ क्या रिलेशन है वो हम लिख लेते हैं। सो 1 क्यूरी जिसका सिंबल होता है CI, सो 1 क्यूरी इट इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 raised to power 10 डीके पर सेकेंड। तो ये आप ऐसा भी बोल सकते हैं 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 10 raised to power 10 becquerel। तो ये है यूनिट। तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर खत्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। तब तक गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फिजिक्स बाय मुनीश शर्मा।